एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू सफ़रनामा। मैं हूँ रितिका और आज मैं एक बड़े इंटरेस्टिंग से टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो कि है मेरी थोड़ी सी जर्नी एज कैबिन क्रू एंड द रिक्वायरमेंट्स टू बी वन। आई नो टाइम अभी इतना अच्छा नहीं चल रहा है, बट देन समय ठीक होगा, देयर विल बी जॉब्स अगेन। तो अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, इफ़ यू आर थिंकिंग इन दिस डायरेक्शन, I would say just stay positive and use this time to be prepared. तो 2015 से 2019 तक आई हैव वर्कड एज कैबिन क्रू इन इंडिया और मैं सच बोलूँ तो मेरे करियर के वो 4 साल बड़े अलग और एडवेंचरस से थे। इट वॉज बैक इन 2007 जब मैंने अपनी बहन के साथ शेडोल में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सेमिनार अटेंड किया था, एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, और फिर उन्होंने वो मुझे सेलेक्ट करके बताया कि वो एयर होस्टेस ट्रेनिंग देते हैं। आई वॉज 17 फ्रॉम अ वेरी ऑर्डिनरी हिंदी मीडियम स्कूल, नॉट सो कॉन्फिडेंट, फिनेंशियली नॉट सो स्ट्रॉन्ग, और फ्लाइट में भी कभी ट्रैवल नहीं किया था कि मुझे ये समझ आता कि मैं किस डायरेक्शन में जाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने 1 साल का डिप्लोमा कोर्स किया उस इंस्टीट्यूट से, बट सच कहूँ तो 4-5 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद ही, एक डोमेस्टिक एयरलाइन का इंटरव्यू अटेंड करने के बाद, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगने लग गया था कि दिस करियर इज़ वे आउट ऑफ माई लीग, मुझसे नहीं हो पाएगा। और मुझे लगता है कि ये बहुत लोगों के साथ होता होगा। अगर आपने किसी एयरलाइन का इंटरव्यू दिया है तो आपको पता होगा कि वहाँ का क्राउड देखकर आधा कॉन्फिडेंस तो ऐसे ही चला जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली एडवाइस अगर मैं आपको दूंगी अपने एक्सपीरियंस से, तो वो ये है कि अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो इस तरह के किसी भी प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पर्सनल लोन लेकर ये कोर्स किया था, तो मैं समझती हूँ कि इतना पैसा लगाना मुश्किल होता है। इनकी ट्रेनिंग से भी आपको ऐसा कोई ख़ास एडवांटेज नहीं मिलता है जॉब के पहले या बाद में, क्योंकि एक बार आप किसी एयरलाइन में सेलेक्ट हो जाते हो, आपको पूरी ट्रेनिंग फिर से दी जाती है, और ये आपको किसी तरह की जॉब गारंटी नहीं देते हैं जैसा कि उनके एडवर्टाइजमेंट्स में बताया जाता है। वो 100% असिस्टेंस बोलते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो आपको बता देंगे कब और कहाँ आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना है, पर इसके लिए 1.5 लाख रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये इन्फॉर्मेशन किसी भी एयरलाइन की वेबसाइट में जाकर भी चेक कर सकते हैं, और आप इस तरह के कई पेज हैं इंस्टाग्राम में जो आप फॉलो कर लें तो आपको सारी डिटेल्स मिलती रहेगी ऐसे ही। ऑलराइट, तो अपने एक्सपीरियंस और थोड़ी सी रिसर्च के साथ मैंने जो डिटेल्स निकाली हैं वो ये हैं कि देयर आर 7 पैरामीटर्स और रिक्वायरमेंट्स जो कि आपको पता होने चाहिए अगर आप इस लाइन में जाना चाहते हैं। तो पहला है आपका क्वालिफ़िकेशन। इंडिया में किसी भी एयरलाइन में अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 10+2। जब मैंने एयर इंडिया 2015 में ज्वाइन किया था तब ग्रेजुएशन हुआ करता था, बट अभी उसका भी 10+2 हो गया है। अगर आप इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी एयरलाइंस हैं जिनको ग्रेजुएशन चाहिए होता है, जैसे एमिरेट्स के लिए मैंने एक बार अप्लाई किया था तो उनका रिक्वायरमेंट मिनिमम ग्रेजुएशन था। तो बट इंडिया में अगर आप किसी भी एयरलाइन, डोमेस्टिक एयरलाइन या इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका क्वालिफ़िकेशन 10+2 ही है मिनिमम। दूसरे नंबर पर आती है आपकी एज। मिनिमम एज टू अप्लाई फॉर अ कैबिन क्रू जॉब इज़ 18 फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। मैक्सिमम एज का भी क्राइटेरिया है जो कि एयरलाइन में अलग अलग होता है, हर एयरलाइन का अलग अलग है। जैसे कि एयर इंडिया में अगर आप फ्रेशर हैं, आपका ये पहला जॉब है एज अ कैबिन क्रू, तो आपकी मिनिमम एज मैक्सिमम आप 27 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो 35। विस्तारा में मैक्सिमम एज 32 है, इंडिगो में मैक्सिमम एज 27 है, सेम एज एयर इंडिया। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप 35 तक भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे हर एयरलाइन की मैक्सिमम एज अलग अलग हो सकती है, बट मिनिमम इज़ 18। तीसरे नंबर पर आती है आपकी हाइट। मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर हाइट इन इंडिया इज़ 155 सेंटीमीटर्स लड़कियों के लिए, जो कि 5 फुट 1 इंच के लगभग होता है, और लड़कों के लिए इट्स 170 सेंटीमीटर्स, जो कि 5 फुट 5 इंच से 5 फुट 6 इंच के बीच में आता है। इसमें एयरलाइंस 212 सेंटीमीटर्स आर्म रीच चेक करते हैं, जिसका मतलब है कि आप बेयर फीट, पंजों के बल खड़े हो सकते हैं, और हाथों को एक्सटेंड करके अगर आप 212 सेंटीमीटर की हाइट तक पहुंच सकते हैं। इसका कारण ये है कि जब आप एक एयरक्राफ्ट के अंदर काम करते हैं तो जो हेड रैक होते हैं वो
लगभग उस हाइट में होते हैं और बहुत सारे इमरजेंसी इक्विपमेंट्स एयरट्रैक के अंदर स्टोर किए हुए होते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप बहुत ईजिली उस हाइट तक पहुंच पाएँ। फोर्थ इज़ योर BMI, तो आपका बॉडी मास इंडेक्स भी चेक होता है टू मेक श्योर कि क्रू अंडरवेट या ओवरवेट ना हो। आपका वेट आपकी हाइट से प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। लड़कियों के लिए जो BMI रेंज एक्सेप्टेड है वो है 18 से 22 के बीच में, और लड़कों के लिए ये रेंज 18 से 25 तक नॉर्मल है। 5वें नंबर पे है लैंग्वेज। तो इंडिया में किसी भी एयरलाइन में अप्लाई करने के लिए आपको हिंदी और इंग्लिश अच्छी तरह से लिखना, पढ़ना और बोलना आना चाहिए। मुझे इंग्लिश की बहुत दिक्कत थी, जैसा कि मैंने आपको बताया मेरा मीडियम ऑफ स्टडीज़ वाज आल्सो हिंदी, तो वो मेरा थोड़ा सा दिक्कत था, बट ये इतना भी टफ़ नहीं है। मतलब आजकल तो इतने ऐप्स भी आ गए हैं लैंग्वेज सीखने के लिए, तो आप बहुत ईजिली ऑब्वियसली आप सीख सकते हैं। और जो सबसे पुराना गोल्डन नुस्खा है वो तो काम करता ही है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, इंग्लिश मूवीज़ देखो विद सबटाइटल्स फर्स्ट एंड देन स्लोली मूव टू विदाउट सबटाइटल्स। You know, learning a new language is not the challenge. Challenge is in taking that first step. So take that today. 6 नंबर पर आता है आपका appearance. This is also one of the very important thing. आपके किसी भी विजिबल एरिया में कोई टैटू या परमानेंट स्कार नहीं होना चाहिए। विजिबल एरिया से मेरा मतलब है कि आप जिस भी एयरलाइन के लिए अप्लाई करते हैं उनकी यूनिफॉर्म के अकॉर्डिंग आपका कौन सा बॉडी पार्ट विजिबल रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिगो, उनकी यूनिफॉर्म नी लेंथ है विथ शॉर्ट स्लीव्स, तो अगर आप इंडिगो में अप्लाई करते हैं तो आपके चेहरे के अलावा आपके हाथ और आपके घुटने के नीचे वाले एरिया में भी किसी तरह का कोई मार्क नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ योर स्माइल एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। ये थोड़ा अनसेट सा क्राइटेरिया है, कहीं पर भी मेंशन नहीं होता, बट देन दिस इज़ व्हाट एयरलाइंस लुक फॉर। तो अगर आप पहले बताए हुए सारे क्राइटेरियाज फुलफिल करते हैं तो मेक श्योर दैट यू वेयर योर ब्यूटीफुल स्माइल एंड वॉक इन विद कॉन्फिडेंस। दैट्स व्हाट इज़ गोना टेक यू देयर। अच्छा, एक और बात भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, बिकॉज देयर विल बी रिजेक्शंस। आई वाज आल्सो रिजेक्टेड थ्राइस बिफोर गेटिंग इनटू एन एयरलाइन। तो ये सबके साथ होता ही है, तो इट्स ओके, जस्ट बी रेडी। बट ट्रस्ट मी, आप एक बार किसी एयरलाइन में कैबिन क्रू बन जाते हैं, बड़ा प्यारा और अलग सा एक्सपीरियंस है। मैं अगर अपनी पर्सनल ग्रोथ की बात करूं तो मैं कहूँगी कि कैबिन क्रू बनने के बाद आई हैव लर्न टू बी रिस्पॉन्सिबल। नो मैटर वेयर एवर आई गो, अ पार्ट ऑफ मी इज ऑलवेज रेडी टू फेस द इमरजेंसीज, बी इट मेडिकल और एनीथिंग। आपको शायद ये फ़नी लगे, पर मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा होता है कि अच्छा ये हुआ तो क्या करना है, वो हुआ तो कैसे करूँगी। तो ये बड़ा अजीब है, बट देन दिस हैपेंस। तो ये बड़ी वियर्डली अमेजिंग आदतें मुझे कैबिन क्रू जॉब के बाद ही पड़ी हैं, स्पेशली आफ्टर बिकमिंग कैबिन क्रू इंचार्ज। आई हैव टोटली एंजॉयड माई टाइम वर्किंग एज कैबिन क्रू। अब आप सोचेंगे फिर मैंने क्विट क्यों किया, तो ये मैं आपको फिर कभी और बताऊंगी। माई ओनली एडवाइस और सजेशन वुड बी कि आपका रीज़न इस करियर को चुनने का या किसी भी करियर को चुनने का उस इंडस्ट्री की बाहर से दिखने वाली ग्लैमरस इमेज नहीं होना चाहिए। अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो पढ़िए इसके बारे में, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या है ये पता लगाइए, लॉन्गर रन में आपके करियर से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और अगर इन सारे सवालों के जवाब आपको एविएशन इंडस्ट्री ज्वाइन करने के लिए पुश करते हैं तो बेशक करिए, बहुत अच्छी बात है। आई मीन बेस्ट ऑफ लक। और इसके अलावा अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कुछ भी पता करना है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। चलिए, तो अब अगले संडे मिलेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर फैमिली, योर नेबर्स, योर कंट्री। लॉट्स ऑफ लव। बाय।